नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी। 18,626 पेजों की इस रिपोर्ट के लिए 2 सितंबर 2023 को एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 191 दिनों तक एक्सपर्ट के साथ चर्चा करने के बाद रिपोर्ट जमा की। देखिए रिपोर्ट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2029 में पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। 191 दिनों के मंथन के बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। पैनल ने राष्ट्रपति को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी, जिनमें से 32 ने पक्ष में और 15 विपक्ष ने मत रखा है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव के हक में राय जाहिर की है। बीजेडी और AIADMK भी इसके समर्थन में हैं। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों DMK, NCP और TMC ने इसका विरोध किया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने जो अपनी समिति का एक रिपोर्ट दिया है कि देश में एक साथ सारे चुनाव हो, उसका स्वागत करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इसके बारे में बात की है। इससे कई फायदे हैं, कई लाभ हैं। पहली बात तो कि एक साथ जब चुनाव होते हैं, जैसे पहले होता था 1951 से 1967 तक, भाई चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाती थी, 5 साल में एक बार होता था। पूरा प्रशासन, राजनीतिक लोग, सारे लोग जो है काम कर सकते हैं, निरंतर काम कर सकते हैं 5 साल के लिए बिना रोक के। जो नीतियां हैं 5 साल तक ना उसमें काम चलते रहता है, कोई उसमें ब्रेक नहीं आता है, पैसे भी बचते हैं। तो ये तो स्वागत योग्य है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। इस रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग, विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा, इससे आर्थिक विकास तेज होगा और महंगाई नियंत्रित होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से ही लागू होगा। अगर इस रिपोर्ट को कानूनी रूप मिल गया तो एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना पड़ेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जा सकता है। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव हो सकेंगे। आइए आपको बताते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए हैं। पहले, एक साथ चुनावों के लिए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक खत्म होने वाले समय के लिए किया जा सकता है। हंग हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों के एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। अब रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। कैबिनेट के फैसले के अनुरूप कानून मंत्रालय संविधान में वह नए खंड जोड़ेगा जिनकी सिफारिश विधि आयोग ने की है, ताकि चुनाव एक साथ हो सकें। इसे संसद के दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा और राज्य विधानसभाओं से भी प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की जाएगी।
इसके बाद 3 चरणों में 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ सुनिश्चित किए जा सकेंगे। दरअसल भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। इसी विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। अब अगर कमेटी की सिफारिशें लागू हो जाती हैं, तो 2029 से देश एक बार फिर से 1970 के पहले की चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अब मोदी सरकार ने इसी परंपरा की कड़ी को फिर से जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2029 में पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो इसी को लेकर करेंगे हम लोकतंत्र में चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय बंसल जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं। शाही जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता राम प्रकाश पांडे और इसके साथ ही कांग्रेस के नेता रतन तिवारी इस डिबेट में अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद होंगे। संजय बंसल जी, सबसे पहले सर मेरा आपसे ये सवाल, सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई वाली समिति की रिपोर्ट संविधान की व्याख्या के अनुरूप है या नहीं। साथ ही चुनावों का विरोध करने वाले दलों ने ये मुद्दा उठाया है कि ये विकल्प अपनाना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। तो सर इसको स्पष्ट करिए पहले। देखिए, ये रिपोर्ट आज ही सबमिट हुई है। अब इसकी कॉपी जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगी। मेरे पास अभी नहीं है, मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है जी। उनका मैंडेट जो था कमेटी का, वो इस पॉसिबिलिटी को तलाशना था कि जिस तरह से 1970 से पहले इस देश में जो है असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ जो होते थे वो अभी पॉसिबल हैं कि नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, उनकी कानूनी रिकमेंडेशंस क्या हैं, और उसका फाउंडेशन और बेसिस और प्रैक्टिकलिटी कितनी है। तो एक बार पढ़ेंगे उसको, तो रिपोर्ट के बारे में मैं अभी फिलहाल कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जो दूसरा पार्ट है आपके सवाल का, कि जो ओपोजिशन पार्टीज ने, कुछ दलों ने, कुछ विपक्षी दलों ने जो ऑब्जेक्शन लिया इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर या इस आइडिया के ऊपर, वो उन्होंने कहा है कि ये जो है संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो उस तर्क में मुझे कुछ तथ्य दिखाई देता है इस लिहाज से। हिंदुस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक सेटअप में पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में मतलब ये है कि हर नागरिक को हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार है। अलग अलग लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए और असेंबली के लिए, और उसके बाद जो है विभिन्न जो है
जो चाहे तुम पंचायतें हो चाहे नगर परिषद हो, सबके लिए वोट डालने का अधिकार है, तो अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार है। तो उसके लिए बेसिकली जो मत प्रतिशत जो है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की जो प्रिंसिपल के हिसाब से जो हिंदुस्तान में चुनाव होता है, ये जो पहले जो है एक मेजोरिटी को छू लेगा अमंग्स दी कैंडिडेट्स, वो जीता हुआ घोषित कर देगा। और जिसके पास भी संख्या, जिस भी पार्टी के पास, राजनीतिक दल के पास, जो राजनीतिक दल जो है रजिस्टर्ड हैं अंडर दी रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, जिससे कि पूरी चुनाव प्रक्रिया और पार्टियों का जो सामंजस्य वो सारा तय होता है, वो जो है फिर जीता हुआ डिक्लेयर कर देगा। उसी तरीके से सरकार फॉर्म होती है। आपने तो देख किया 1970 से पहले का, तो स्थिति ये थी कि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब 1950 में बना, 1951 में रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट आया, और उसके बाद चुनाव जो है वो इसीलिए होते थे कि एक बार चुने गए, मेजोरिटी रहती थी ज्यादातर जगह पर और सरकारें चल जाती थी 5 साल। लेकिन 1968 1970 के बाद शायद एक तो मत प्रतिशत में कुछ गड़बड़ हुई, और दूसरा ये है कि बहुत जगह पर सरकारें भंग भी हुई, जिसकी वजह से चुनाव दोबारा कराना पड़ा। और दूसरा ये है कि कई बार मेजोरिटी नहीं आती तो मिलजुल कर सरकार बनती थी, जो गिर जाती थी। और आजकल एक नया ट्रेंड है कि लोग जो है जो चुनी हुई सरकार है उसको भी जो है गिराकर नई सरकार का स्थापना कर देते हैं, या वो सरकार बीच में खत्म हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इन स्थितियों में इन सारे सवालों पर जो कमेटी है उसका क्या रुख रहा है, और किस तरीके से वो जो विधानसभाएं या वन भंग हो जाती हैं, उसमें किस तरीके से उन्होंने सजेशन दिए कि कैसे उसको डील करेंगे, जिसमें कि सपोज किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती है उसमें कैसे करेंगे, और अलग अलग जो टाइम फ्रेम्स हैं अलग अलग असेंबली के, उसकी किस तरीके से डील करेंगे। तो एक तो वो इश्यू है। दूसरा ये है कि मैं इसको मैं सर वापस से आपके पास आऊंगी। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आप प्रकाश डालिए और हम उनसे समझना यहाँ आपसे चाहेंगे, लेकिन और भी अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाही जी, आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ करने में राज्यों के अपने मुद्दे कमजोर पड़ेंगे और स्थानीय दलों की राजनीति भी प्रभावित होगी, ऐसा कई दलों को लगता है। देखिए रेशु जी, ये उन्हीं दलों को लगता है जो 1951 के बाद से और 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन कराते रहे, ये उसके पक्षधर रहे हैं उस समय तक। और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक देश में एक साथ चुनाव हो, वित्तीय बोझ कम पड़े, जो हमारे जो अर्धसैनिक बल चारों तरफ घूमते हैं उनके ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है वो कम हो, जो चुनाव में लोगों के ऊपर, पार्टियों के ऊपर बोझा रहता है वो कम हो, वोट प्रतिशत बढ़े, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये जो कमेटी थी, इन्होंने कई देशों का, स्वीडन का, फिलीपींस का, इंडोनेशिया का, जापान का, जर्मनी का, इन सब देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, साउथ अफ्रीका में, इन सबका अध्ययन किया है और सलाह भी ली है। तो उसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी में ये आया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ये देश के लिए फायदेमंद है। हो सकता है कि अपनी नजर में कुछ चीजें हो कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो कोई ऐसी चीज अगर जो पूरी हो जाती है तो वो ईश्वर का रूप ले लेती है। इस धरती पर कोई भी चीज पूरा हो जाए, मैं भी अगर पूरा हो जाऊं तो ईश्वर हो जाऊंगा। कहीं ना कहीं कमी होती है, उस कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मगर अधिकांश लोगों ने इसको बेहतर बताया है, और ये जो दल विरोध कर रहे थे ये 67 तक उसी के ठीक है। सबसे ज्यादा विरोध तो इस दौरान कांग्रेस ही कर रही है। रतन तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन तिवारी जी, आजादी के बाद 52, 57, 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए थे, यानी कमेटी ने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया है जो अव्यवहारिक हो, फिर भी आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आखिरकार क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सारे मित्रों को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्ते। देखिए, उस दौर की बात अलग थी, उस दौर में जनसंख्या बहुत कम थी, मतदाताओं की संख्या बहुत कम थी, उस समय हुआ जो होना था। लेकिन आज की परिस्थिति में हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं इसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके इसकी चर्चा हो, सदन में इसकी चर्चा हो, नेता विपक्ष के साथ इसकी चर्चा हो, दोनों पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियां मिलके आपसी सहमति बना लें। सहमति बनाने के बाद करवाइए ना। तो आपसी सहमति के लिए आप लोग तैयार कहाँ हुए, आप ये बताइए ना। आप लोगों को तो कहा गया था कि आप भी कमेटी में शामिल हो जाइए, अधीर रंजन चौधरी को कहा गया था, वो नहीं हुए शामिल। नहीं, अब देखिए ना कि जब
हर जगह भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर हम सरकार से सवाल पूछते, हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है, सदन से बाहर उठा के फेंक दिया जाता है। हम जीएसटी पे बात कर रहे थे, क्या हुआ? हम नोटबंदी पे बात करिए, क्या हुआ? मणिपुर पे हम सवाल पूछ रहे थे, सदन से बाहर फेंक दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार जो है पूरी तरीके से घमंडिया सरकार है, अपने घमंड में चूर है। जब हम विपक्ष को समझते ही नहीं है तो हम कमेटी में जाके क्या करेंगे? कमेटी में जाके क्या उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे या उनके सामने बैठ के अपने सर को झुकाएंगे? तो इस तरीके से बात नहीं होती। वो चर्चा करें, हम आएंगे, चर्चा करिए और आपसी सहमति बन जाती है तो वन नेशन वन इलेक्शन करवाएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए ना सर, समन्वय बनाने के लिए यदि कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती होगी तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विधानसभाएं ऐसी भी हैं जिनका जो कार्यकाल है वो इस दौरान यहाँ पर बढ़ेगा भी। आपको उस तरह की कोई राजनीति से नुकसान तो होगा नहीं, इसे लेकर आप लोग लगातार इस दौरान आशंकित क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम आशंकित नहीं हैं और हम चाहते हैं, ये हमारी बात नहीं है। अन्य बहुत सारी क्षेत्रीय दल हैं, तमाम पार्टियां हैं जिनको फर्क पड़ेगा। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे हर साल इलेक्शन होते हैं विधानसभा जी, हर 6 महीने पे इलेक्शन होते हैं। कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरी ऐसी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार, माननीय मोदी जी, गृह मंत्री जी विपक्ष को बुलाएं, सारे क्षेत्रीय दलों को बुलाएं, चर्चा करें, विचार विमर्श करें। अगर बात बन जाती है तो मोहर लगाएं। हम सरकार के साथ हैं इस मुद्दे पे। देश का भला होगा तो हम सरकार के साथ हैं। अगर देश के खिलाफ अगर कोई कानून लेके आएंगे, षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे तो हम इनके खिलाफ इसी तरीके से बोलते रहेंगे। ठीक है, शाही जी जवाब दे दीजिए। ये लोग तो पक्ष में कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप बुलाइए। तो देखिए, जब अभी इन्होंने कहा जो पहले हुआ तो अपने ही बड़े नेताओं की बात बोल रहे हैं। जब वो सिखों का नरसंहार हुआ था तो उन्होंने कहा था ना कि हुआ तो हुआ, इन्हीं के बड़े नेताओं ने कहा था। और आज भी वही ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष में बुलाइए। अधीर रंजन चौधरी जी कहाँ दिख रहे हैं सामने? देखिए, सारी कमेटी वहां है, अधीर रंजन जी क्यों नहीं है वहां? क्या रतन तिवारी जी को बुलाया जाएगा? अरे जो विपक्ष के नेता हैं, चलिए भले ही हमारे अनुकंपा से मान लिया गया है उनको, लेकिन है तो उनको विपक्ष के नेता का सम्मान दिया गया है। तो जब उनको सम्मान दिया गया वो गायब हैं। तो भाई कैसे ये लोग बाहर रह के विरोध करना है? देश के विरोध, सभी नीतियां जो माननीय मोदी जी लेकर आ रहे हैं इनको देश विरोधी लगती है। तो भाई जब देश विरोधी रहती है तो जनता, आपने कहा ना कि माइक उठाकर माइक बंद कर दिया जाता है, पसंद से फेंक दिया जाता है। देश की जनता ने आपको उठाकर फेंक दिया है बाहर। आपको 2 चुनावों से देखिए कितने सीट आ रही हैं। लोकसभा में नेता के लायक, विपक्ष के नेता के लायक की सीट नहीं दे रही है। तो जनता ने जब आपको तिरस्कृत कर दिया है। अच्छा ठीक है, ये बात तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सही है तिवारी जी। इस बात को आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है, हो सकता है कि वो जनता के हित में हो, जनता के भले में हो, लेकिन उसके बाद भी आप उसको शायद ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन विरोध करना अनिवार्य है। यही सीएए के मामले में हुआ, यही उत्तराखंड में यूसीसी के मामले में हुआ। आप लोगों ने विरोध पहले करना शुरू कर दिया। देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने अभी दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद आपके चैनल ने उसे लाइव दिखाया होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे उसमें कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को भारत में पनाह दे रहे हैं, उनको नागरिकता दे रहे हैं और उनको सरकारी नौकरी भी देनी पड़ेगी, उनको घर देना पड़ेगा। लेकिन हमारे भारत में रहने वाले लोग, गरीबी से निजात कब मिलेगा, उन्हें सरकारी नौकरी कब मिलेगी? हमारे देश में रहने वालों की इन्हें चिंता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के रहने वालों की इन्हें चिंता है। तो मैं बार बार इनसे कहता हूं कि आप जो भी कानून लाते हो, लेकिन सर एक चीज ये बताइए ना कि आप लोगों को लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या स्वीकार हैं, लेकिन कुछ हजार प्रताड़ित हिंदू नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का क्या दोष है सर? एक राजनीतिक समझौते से जो अपने ही घर में दोयम हो गए और उनका देश इस्लामी बन गया, उनकी जिम्मेदारी भारत नहीं लेगा तो भला कौन लेगा? अरे मैं बोल रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी हम उसकी जिम्मेदारी क्यों ले? आप बताइए ना। इस देश में तमाम लोग ऐसे हैं जो तकलीफ में जी रहे हैं, वो गरीबी में जी रहे हैं, उनके घर में राशन नहीं है।
छत, उनके छत नहीं है सर के ऊपर। आज हम पाकिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी क्यों ले? आप बताइए ना। रोहिंग्या मुसलमानों का आपने जिक्र किया, आप आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद लोग आए हैं, ये आंकड़े हैं, तो क्या गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे या प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी? ठीक है, शाहिद जी जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी हमारे विपक्ष के लोगों के पास तर्क नहीं होता है तो बीच में बोलेंगे। रतन तिवारी की आदत पड़ती जा रही है, कई डिबेट में मैं देख रहा हूँ। नहीं, हमारी आदत नहीं पड़ रही है। ठीक है सर, सुन लीजिए उनका जवाब भी सुन लीजिए अब धैर्य से। जी देखिए, अभी केजरीवाल जी की पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, मगर इन लोगों को ये दोहरी राजनीति जो है नहीं समझ आती। अभी इन्होंने कहा कि ले आकर बसाया जाएगा, केजरीवाल जी ने कहा कि पूरा बॉर्डर खोल दिया जाएगा। अरे भाई, वो 33,000 31,000 लोग जो पहले से 14 के पहले से आकर यहाँ रह रहे हैं, उनको हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। आप लोग पढ़िए लिखिए जाकर, सीए का ड्राफ्ट देखिए, ना हो तो बंसल साहब से पूछिए, बंसल साहब ने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, खैर विषय ये नहीं है क्योंकि देखिए सीए और यूसीसी को लेकर लगातार हम डिबेट कर ही रहे हैं और आप लोग लगातार रतन तिवारी जी विरोध करने से भी पीछे नहीं हटे, लेकिन जो चीजें लागू होनी है वो लागू होकर रहेंगी। एक देश एक चुनाव को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, जरा उसी पर रहते हैं। संजय बंसल जी, मैं शाहिद जी माफी के साथ विषय पर रहते हैं। मैं वापस से आपके पास आऊंगी क्योंकि एक देश एक चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। संजय बंसल जी, अभी आपने कहा कि पूरी रिपोर्ट आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन सर अगर आपने थोड़ी बहुत रिपोर्ट पढ़ी हो तो सर कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो कितनी लॉजिकल है और उन्हें लागू करना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा? सबसे पहली बात तो ये आज जो डिबेट का विषय है वो मैं समझता हूँ कि कानूनी है या राजनीतिक है, पहले ये तय हो जाए। अगर ये राजनीतिक विषय है तो डेफिनेटली इसमें राजनीतिक बहस ही होनी चाहिए, इसमें कानून का कोई काम नहीं है जी। पर जहां तक मेरी कानूनी समझ कहती है कि ये जो आइडिया है ये एक पॉलिटिकल स्टांस है या एक लीगल कंपल्शन है या देश के भले के लिए या लोगों के भले के लिए, ये भी तय कर ले जनता एक बार सुन के जरा। मैंने रिपोर्ट पूरी पढ़ी नहीं है, जितनी जानकारी मुझे इस रिपोर्ट या इस मुद्दे के बारे में उसी के आधार पर अपनी ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ, आपके दर्शकों के बेनिफिट के लिए। सबसे पहली बात यह है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या एक ऑर्डिनरी सिटीजन के बेनिफिट के लिए है या नहीं, ये तय करना सबसे पहला क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे लगता ये है कि डिबेट इस तरीके से की जा रही है जैसे कि वो लोकतंत्र में एक तो साधारण आदमी का जो सबसे इम्पोर्टेंट राइट जो है, राइट टू वोट एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो जो है कर्टेल करने की बात मैं समझता हूँ। पर्सनल मेरा ओपिनियन ये है कि आप कह रहे हैं कि 5 साल में एक बार जो है सिर्फ चुनाव होना चाहिए, सारे देश में असेंबली और लोकसभा का चुनाव इकट्ठा होना चाहिए। मैं उसके विपरीत जाके इस विचारधारा पे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि एक वोटर को राइट टू रिकॉल होना चाहिए। उसके रिप्रेजेंटेटिव को अगर उसने कुछ गलत किया है या वो नहीं पसंद या उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए। मेरी पर्सनल राय डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ये है। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि उनमें जो क्या ये पॉसिबल है, तो मैं आपको बहुत ही सविनय निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें बहुत सारे राज्य हैं, इसकी पॉलिटिकल जो नेचर है, इसका पॉलिटिकल कलर जो है बहुत डिफरेंट है और मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई भी मुल्क जो है हिंदुस्तान के जैसा मुल्क होगा जहां पर इतनी विविध किस्म की विचारधारा, इतनी विविध किस्म के कल्चर और इतनी विविध किस्म की पार्टियां होंगी। तो किसी भी मॉडल को सिंपली एग्जामिन करके डेफिनेटली इसको बेटर किया जा सकता है और मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली हमारे लोकतंत्र में हमारे जो प्रणाली है इलेक्शन की, उसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसको सुधार करना चाहिए सरकार को, दायित्व है सरकार का और हर सरकार कोशिश करती है। ज्यादा मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन एक चुनाव और एक नेशन जो है ये मैं समझता हूँ कि इससे को बहुत पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट एग्री। जी ठीक है सर, हमारे साथ रामप्रकाश पांडे जी प्रवक्ता टीएमसी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रामप्रकाश पांडे जी, पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई वाली समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है उस पर राजनीतिक दलों का रुख पारंपरिक राजनीतिक रुख से अलग नहीं है। जो बीजेपी के प्रभाव वाले दल हैं वो समर्थन कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रभाव वाले दल हैं वो विरोध कर रहे हैं। समर्थन और विरोध का यही पैमाना है या कोई तार्किक आधार भी है? आप क्यों इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं?
जी, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा दूसरी जगह अपॉइंटमेंट है आपसे। जी सर, बस हमें ब्रेक लेना है, इसके बाद तुरंत ब्रेक लेना है जी। असेंबली इलेक्शन राज्य के अपने मुद्दों पर होते हैं और लोकसभा के इलेक्शन अपने मुद्दे पर होते हैं। इनको और संविधान को, इसी संविधान में इसलिए इसको 5 साल के अंतराल में करवाया गया है। अब निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय होती है। तो ये सब क्या है, ये करके तालमेल मिला के ये सरासरी हम बोलेंगे लोकतंत्र पर आघात करना है, डेमोक्रेसी पर हमला करना है, इसीलिए हम इसके विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है इससे डेमोक्रेसी पर हमला होगा, गणतंत्र पर हमला होगा? शाही जी, रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करने के लिए संविधान के 5 अनुच्छेद में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। क्या इसके लिए आम सहमति बन पाएगी? संविधान संशोधन जो है मेजॉरिटी से होता है और संविधान संशोधन के लिए जो है इस समय हमारे पास अगर मेजॉरिटी होगी तो हम संशोधन कर ले जाएंगे, क्योंकि 100 से लगभग 120-25 से ऊपर संशोधन जो है कांग्रेस ने भी किए थे जैसे संविधान बना है। तो समय पड़ने पर कांग्रेस ने किया, समय पड़ने पर हमने भी किया और आगे भी अगर आवश्यकता है देश के लिए तो संविधान में संशोधन होगा, चाहे वो 1 आर्टिकल हो या 5 आर्टिकल हो, संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में जब चुनाव शुरू हुए थे तब से अभी हमने भी कहा और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने माना भी, तब वो समय दूसरा था, काल दूसरा था, देश तो भारत था, संविधान तो भारत का वही था। क्यों जो है उस समय 67 तक चुनाव हुए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपने 3-4 चीजें गिना दिया। अब हम राम मंदिर बना रहे थे, उसके लिए कोर्ट चले गए कि भाजपा को फायदा हो जाएगा। सीए के बारे में देखिए किस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। जो भी अगर हम 370 की बात वहां कर रहे थे, 3 तलाक की बात कर रहे थे, कोई एक ऐसा बता दीजिए कि जो इस एनडीए गवर्नमेंट ने 9 साल 10 साल हो गया हमको, हम लेकर आए हों और उसका विरोध ये लोग नहीं किया, क्योंकि विरोधी दल नाम ही है तो विरोध करेंगे। मगर कब एक चीज मुझे याद आ रहा है जी, किसान आंदोलन चल रहा था और राहुल गांधी जी बाहर ट्रैक्टर चला रहे थे, उसी दिन ओबीसी आरक्षण का बिल हम लोग पास कर रहे थे, फटाफट ट्रैक्टर चलाना बंद, सारे सांसद भागे सदन में। उस दिन वहां एक होकर हमारे साथ वोट दिया था इन लोगों ने, ये किया था। महिला जो हमने नारी बंधन अधिनियम की बात की, तो अभी भी मना नहीं कर रहे हैं ना, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए, हम लोग तैयार हैं। अच्छा ये बताइए, गुलाम नबी आजाद जी, अधीर रंजन चौधरी जी, पूर्व राष्ट्रपति जी और कई जजों के लोग उसमें लोग थे जो 9 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उन लोगों ने लगभग हर राजनीतिक दलों से कई 9 या 10 जजों से जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं उनसे अलग अलग विधाओं के, कुछ डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, सब लोगों से एक सलाह लिया है। लगभग 18,000 पन्ने की रिपोर्ट है, 18,500 पन्ने की। तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई जो है ऐसा व्यक्ति मिल रहा जो लेमैन हो और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरह पढ़ा लिखा ना हो। लोग दिख रहे हैं, गुलाम नबी जी तो इनकी पार्टी में ही रहे हैं, पढ़े लिखे थे, इतने दिन तो पार्टी चलाया इनका। तो सब लोगों ने एक रिपोर्ट पेश की है अभी, और उस रिपोर्ट पर जब कैबिनेट में रखा जाएगा तो कैबिनेट के बाद चर्चा के लिए अगर जाना होगा सदन में तो जाएगा, कैबिनेट पास करेगी उसको, तो सरकार अगली हमारी बन रही है, हम पास करेंगे उसको, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको देश का ख्याल है। देश का वित्तीय व्यवस्था पर हमको पूरा अंकुश लगाना है कि वित्तीय व्यवस्था ठीक रहे, तभी आज फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है रतन कुमार जी, अब आप कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जब कमेटी के लिए आपको कहा गया था कि आप कमेटी में आ जाइए तो आपने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। खैर, इसको लेकर मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुकी हूं, लेकिन एक चीज आपसे और यहां पर पूछना चाहेंगे, क्योंकि कमेटी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को भी इस दौरान उसने कोट किया है और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था समाज को बंधन में बांधे रहना संभव नहीं है, समाज बढ़ता है, उसकी आवश्यकताएं बदलती हैं, उन आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान और कानूनों को बदलना पड़ता है और कोई भी एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को बांध नहीं सकती है। इसलिए बुद्धिमानी से तैयार किया गया प्रत्येक संविधान अपने स्वयं के संशोधन का प्रावधान करता है। ऐसे में आप संशोधन को लेकर दृढ़ कैसे हो सकते हैं? देखिए, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की
हमेशा से कांग्रेस पार्टी इज्जत करती आई है, सम्मान करती है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके ही एक सांसद हैं हेगड़े, जिन्होंने कहा, इनका स्टेटमेंट है जो मीडिया डोमेन में जनता के बीच में है, उन्होंने कहा कि अगर हमको 400 से ज्यादा सीट आ जाती है तो हम संविधान को बदल देंगे। सुनील जी जानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान के ऊपर प्रहार कर रही है। हम चाहते हैं चर्चा हो। इन्होंने किसानों की बात की, आप बताइए ना, जब किसानों के खिलाफ ये बिल लेके आए थे, उस किसानों को 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी। और यही लोग हैं जो किसानों को आंदोलनजीवी कहते थे, खालिस्तानी कहते थे, और ये महिलाओं की बात करते हैं। आज महिला जब मणिपुर में प्रताड़ित होती है उस पर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते। इन्होंने कहा कि जब हम मंदिर बना रहे थे कांग्रेस पार्टी खिलाफ में थी। आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी कब खिलाफ थी? कपिल सिब्बल जी एक विपक्ष के वकील के तौर पे वहां पे केस लड़ रहे थे, इसमें कांग्रेस पार्टी का लेना देना क्या है? आज वो हमारे साथ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उस मंदिर के हमेशा पक्ष में खड़ी थी, और मंदिर और भगवान श्री राम हमारे आधार स्तंभ है, हमारे आस्था का केंद्र है। और यह लोग पूरी तरीके से जब ये फंसते हैं तो गांधी परिवार को याद करते हैं, राम मंदिर को याद करते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, अफगानिस्तान चले जाते, अब तो बांग्लादेश भी जाने लगे। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज राहुल गांधी जी अभी हमारे जिले में आए हुए हैं, और हम सब उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। इस देश की आत्मा की आवाज उठा रहे हैं, इस देश की आवाज उठा रहे राहुल गांधी जी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है, सहमी हुई है। आज देखिए ना, इनके यहाँ सीट शेयरिंग का फैसला नहीं हो पा रहा है, इनके यहाँ पूरी तरीके से भगदड़ का माहौल है, इनके चुने हुए सांसद पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं। ये निराश है, हताश है। देखिए शाही जी भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पर कि मतलब भगदड़ का माहौल है, क्योंकि भगदड़ का माहौल कहाँ है ये तो आप स्वयं भी जानते हैं। ये मैं जवाब दे दूं रेशू जी? जी जी रतन, देखिए भगदड़ का माहौल रतन तिवारी जी को खोजना चाहिए, जो अभी कहें इनके जिले में है। तो जो मोहम्मद की दुकान खोल रहे हैं इनके जिले से लेकर और पता नहीं कहाँ तक, अगल बगल कितने लोग थे, कितने लोग थे, और आज वो कहाँ है? मोहम्मद बोलना पड़ रहा है। आज सबसे ज्यादा भगदड़ कांग्रेस में ही मची हुई है। और कांग्रेस तो खैर इतिहास रहा है, पता नहीं 51 बार की 32 बार वो टूट चुकी है। इंदिरा गांधी जी भी उस कांग्रेस से निकाल दी गई थी, 1969 में निकाल दी गई थी, अलग से कांग्रेस बनाया था उन्होंने। तो आज कांग्रेस का इतिहास है, और इन्हीं के जो है इससे किसी से छिपा नहीं है। आज इसीलिए राहुल गांधी अकेले हो गए। उनके साथ आरपीएन सिंह हुआ करते थे, जितिन प्रसाद हुआ करते थे, सिंधिया जी हुआ करते थे, देवड़ा जी हुआ करते थे, ये सारे बड़े नाम हुआ करते थे। हमारे आज देश के बड़े नेता हैं और एक मास लीडर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। उनसे मिलने का समय 1 साल तक नहीं दिया इन्होंने, और जब मिले तो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, उनको नहीं पूछा। तो आज स्थिति ये है कि ऐसे लोग ये हट गए वहां से। आज कांग्रेस की स्थिति, और मैं कहूंगा, मैं चैलेंज करता हूं, आज की बात मैं कहता हूं, रतन तिवारी जी को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, जिस दिन मतगणना होगी रेशू जी, हमको रतन भाई को बुलाइएगा। हो सकता है इनका फोन बंद हो जाए, लेकिन हम आएंगे। आज पूरे देश की मीडिया क्या चर्चा कर रही है? 400 पार। कोई ये नहीं कह रहा है कि भाजपा की हार। एक मीडिया बता दीजिए, किसी ने कहा, सब लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 पार, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये कह रहे हैं। लेकिन ये हर व्यक्ति, कोई नहीं कह रहा है कि भाजपा हार रही है। उसमें भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, दिवा स्वप्न राहुल गांधी जी और उनके पार्टी के प्रवक्ता रतन भाई देख रहे हैं कि हम जो है हराने जा रहे हैं। अरे भाई, बिहार में आप छोटे भाई हैं, बंगाल में अभी आपको कहा है, उसमें क्या कहते हैं, कम्युनिस्टों ने कहा है, आज की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, इनकी मांग अव्यवहारिक है। ममता जी ने तो पहले ही धत्ता बता दिया था, अब उन्होंने भी कह दिया। जब आपको कोई स्वीकार करने को नहीं तैयार है रतन भाई, तो 24 में 24 का नारा आपके लिए बेहतर है, और हमारा 400 पार का हमारे पास रहने दी। चलिए 24 के आप तो सीधा 29 पर पहुंच गए हैं, और उसी को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक देश और एक चुनाव। राम प्रकाश जी, रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग, विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की राय शामिल है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा, इससे आर्थिक विकास तेज होगा और महंगाई नियंत्रित होगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये संविधान में जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था तो उस समय देश को कुछ देख के लिखा था। भारत छोटा देश नहीं है, भारत एक बड़ा देश है।
जहां पर हर राज्य की अपनी समस्याएं होती हैं जिसको लेकर वो असेंबली इलेक्शन में जाते हैं। तो इस तरह से बंद कर देना एक राज्य के साथ गलत होगा, क्योंकि राज्य अपनी जो समस्याएं हैं उसको लेकर कैसे जनता तक आएगी। नेशनल मुद्दे अलग रहते हैं और राज्य के मुद्दे अलग रहते हैं। अब आप पंचायत इलेक्शन भी साथ में दे तो पंचायत के मुद्दे अलग होते हैं। तो सारे को एक वन नेशन वन इलेक्शन करके दिखाना क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब संविधान में एक इस तरह से अमेंडमेंट होगा जो देश के लिए हानिकारक हो। मतलब इस तरह से अगर चुनाव होंगे तो देश के लिए हानिकारक होंगे। जी, मुझे लगता है कि आपकी बात जो है वो सही से कोई समझ नहीं पाया है। आप एक बार फिर से बताइए रामप्रकाश पांडे जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर ऋषु जी, आप ये बोलिए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या, मैं ये पूछ लेना चाह रहा हूँ कि केवल लोकसभा और विधानसभा को ही जोड़ना है कि और भी इलेक्शन है देश में? उन इलेक्शन को भी जोड़ेंगे क्या? रामप्रकाश जी, आपने उसको पढ़ा नहीं है। 100 दिन के अंदर जिला पंचायत से लेके ग्राम पंचायत का भी इलेक्शन कराने की संस्तुति की गई है। आप बताइए ऋषु जी, एक ग्राम पंचायत के समस्याएं लोकसभा के इलेक्शन की समस्याओं को एक साथ जोड़ के इलेक्शन गिरने से क्या ये संभव है भारतवर्ष के इतने बड़े देश में? शाही जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये कैसे संभव होगा? जो ग्राम पंचायत की समस्याएं हैं, जो लोकसभा के चुनाव होंगे, एक साथ सब करा दिए जाएंगे, तो कैसे, मतलब कैसे सारी चीजें संभव हो पाएंगी एक साथ? रामप्रकाश पांडे जी ये चीजें नहीं समझ पाए हैं। लोकसभा और विधानसभा एक साथ होगी और उसके 100 दिन के अंदर ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत और नगर पालिका के एक साथ होंगे। तो उनकी मुद्दे आपने कहा वो मुद्दे अलग हैं, तो वो 100 दिन के अंदर हो रहे हैं और ये विधानसभा और लोकसभा एक साथ हो रही हैं। इसीलिए अलग किया करने की संस्कृति की गई है कि आपने जो कहा वो मुद्दे अलग होते हैं, तो 100 दिन में मुद्दे बदल थोड़े ही जाएंगे। मुद्दे होते हैं वो क्या लोकसभा के मुद्दे एक साथ मिलते जुलते रहते हैं क्या? अपने राज्य के अपने मुद्दे नहीं होते हैं जो ये जोड़? आप लोगों को हार का डर सता रहा है क्या पांडे जी? हमने 800 अभी नई सदन जो बना है 888 सीट बनाया है, परिसीमन भी अभी होना है, परिसीमन भी होना है रामप्रकाश जी। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ रहेगी और आप कहाँ रहेंगे? जो प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं रामप्रकाश पांडे जी, शाही जी, क्योंकि इसमें लोकसभा, विधानसभा और लोकल लेवल चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की जो बात है वो भी सामने आई है। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस बात को लेकर जिक्र कर रहे थे शाही जी, रामप्रकाश पांडे जी शायद स्पष्ट रूप से अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें लोकसभा, विधानसभा और लोकल लेवल चुनाव के लिए एक मतदाता लिस्ट रखने की बात भी सामने आई है। इस सिफारिश को कैसे रेखांकित करेंगे? ये प्रश्न भी उस समिति ने सुझाव दिया है कि लोकसभा और विधानसभा और लोकल चुनाव के जो लोकसभा के लिए जो ऊपर है केंद्रीय चुनाव आयोग बनाता है और राज्य के इन लोगों के साथ मिलकर एक पहचान पत्र बनाया जाएगा, एक वोटर आईडी। हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति जो वोट देने का अधिकारी है, जैसे हम लोगों ने किया, राशन कार्ड था, हर जिले में अलग अलग हो जाता था, हर जगह अलग अलग जाता था, हमने पूरे देश का एक राशन कार्ड बना दिया। अब वो कहीं भी आप लेकर जाइए, वो राशन कार्ड काम करता है। इससे क्या हुआ, जो कांग्रेस सरकार में 3-4-5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड बने थे वो सब समाप्त हो गए। एक नेशन एक राशन कार्ड है, पूरा लेकर घूमिए, कहीं भी आप राशन लीजिए। उसी तरीके से ये भी मतदाता पहचान पत्र एक हो जाएगा। ये राज्य की कमेटी और जो चुनाव आयोग है और केंद्रीय चुनाव आयोग ये समन्वय अपने स्थापित करेगा और पूरा नीचे से ऊपर। ऐसा तो है नहीं कि जो लोकसभा में चुनाव में वोट देता है वो अयोग्य हो जाता है ग्राम सभा में देने के, या जो ग्राम सभा में देता है वो लोकसभा में अयोग्य हो जाता हो। ऐसा कोई तो अपने संविधान में व्यवस्था है नहीं। तो अगर रामप्रकाश पांडे जी, रतन तिवारी, अश्वनी शाही सब लोग अपने गांव में भी जाते हैं, वहां वोट देते हैं, अपने नगर निकाय में भी वोट देते हैं और वहां देते हैं, तो उसकी एक समीक्षा की जाएगी। मान लीजिए कि हम गांव में रहते हैं तो हमारा गांव में भी एक वोट है, हम शहर में रहते हैं तो हमारा वहां भी वोट है, तो अब हम एक जगह ही तो वोट दे सकते हैं ना।
तो जैसे अगर हम दिल्ली शहर में हैं, हमारा गांव कहीं बिहार में है, तो हम बिहार में वोट हम नहीं दे पाएंगे, या जब 1 महीने बाद होगा तो हम बिहार में जाकर ग्राम सभा का वोट देंगे। 100 दिन के अंदर कराना है, नहीं तो लोकसभा और विधानसभा हम दिल्ली में देंगे। ठीक है, एक चीज और बताइए, रिपोर्ट की सिफारिश लागू कराने में विधानसभाओं की क्या कुछ भूमिका रहेगी? देखिए, ये कमेटी ने जो सिफारिश दिया है ये कैबिनेट में जाएगा। इस कैबिनेट के बाद इसको जो है पास कराया जाएगा, फिर ये विधानसभाओं की भी राय ली जाएगी। उसमें लिखा हुआ, जो मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ विधानसभाओं की भी राय ली जाएगी और फिर बहुमत के आधार पर इसको निकाला जाएगा। चलिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं अभी पूरी रिपोर्ट वो ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि 18,000 ज्यादा से पन्नों की ये रिपोर्ट है। लेकिन शाहिद जी, आपने रिपोर्ट पढ़ ली है? 18,000 पन्ने तो नहीं पढ़े, लेकिन जो हमारे लायक थे, जो हम ग्राह्य थे, जो आपके सामने आपके सवालों के जवाब देने लायक थे, उतना तो मैंने पढ़ ही लिया था। जी देखिए, तिवारी जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। तिवारी जी, आपका कोई प्रश्न शाहिद जी से? देखिए, मैं एक ही चीज जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे लोग झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं और झूठ बोलने में इन्हें महारत हासिल होती है। अब इतने बड़े पेज का ये पूरा रिपोर्ट पढ़ चुके हैं और झूठ तो ऐसा बोलते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, चीख के बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन यह नहीं बताते इस देश में महंगाई कब खत्म होगी, इस देश में अच्छे दिन कब आएंगे, इस देश में 15 लाख रुपए नागरिकों को कब मिलेंगे, देश से काला धन कब आएगा, और जो अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जो इनके झोल छाल वाले पैसे हैं वो कौन दिया, किसने दिया, बहुत सारी बातें हैं, उस पर ये बात नहीं करते। लेकिन कांग्रेस को कोसने में और राहुल गांधी जी को कोसने में ये पीछे नहीं हटते। अभी एक घबराहट इनके चेहरे पे दिख रही है कि देखिए, इनके चेहरे पे जो पसीना दिख रहा है, इनको ये पता है कि हम 400 सीट पे चुनाव तो लड़ नहीं रहे और 400 सीट का आंकड़ा प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है और ये हताश और निराश है। हम समझ सकते हैं, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें ताकत दे, ये चुनाव प्रचार करें। चलिए, वो तो भगवान की शरण में ही रहते हैं, उनको तो भगवान सद्बुद्धि दे ही देगा, लेकिन आपको भी कभी कभी भगवान के दरबार में जाना चाहिए। मेरे पीछे भगवान आपको दिखते होंगे, भगवान के शरण में हम दिन रात रहते हैं, लेकिन हम भगवान के नाम का राजनीतिकरण नहीं करते। चलिए ठीक है, चर्चा इस बात को लेकर नहीं है, एक देश एक चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं और विषय से मुझे लगता है कि बार बार हमें भटकना नहीं चाहिए। तिवारी जी, आप ये बताइए, क्योंकि आप लगातार इसको लेकर आपत्तियां उठा रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, आपकी आपत्तियां कौन कौन सी हैं? देखिए, हमारी आपत्तियां यही है कि सदन के प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो, नेता विपक्ष को उसमें शामिल किया जाए और क्षेत्रीय दलों के जो प्रमुख नेता हैं उसमें शामिल हो, अच्छी चर्चा हो, विस्तारित चर्चा हो, चर्चा के बाद एक रूप दिया जाए और सबकी सहमति के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए, ये हमारी मांग है। इन्होंने जो कमेटी बनाई है उसमें नेता विपक्ष को रखा गया है, मैं मानता हूँ, लेकिन और जो लोग हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हैं, तो संख्या बल उनके साथ है कि हमको पता है कि हम वहाँ पे चिल्लाते रहेंगे, तो उसमें चिल्लाते रहेंगे। ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें तो सर कानून के जानकार भी हैं, रिपोर्ट विशेषज्ञों ने लंबी चर्चा और शोध के बाद बनाई है। आप पहले समय लेकर उसका अध्ययन करिए, तब तो चर्चा होगी ना। अध्ययन ही नहीं करेंगे तो कैसे चर्चा के लिए तैयार हो जाएंगे? आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, एक दौर ऐसा था कि 5 जजों को जनता के बीच में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था, उन्हें यह कहना पड़ा था कि सरकार का हमारे ऊपर दबाव है, हमारे ऊपर प्रेशर है। तो रिटायर्ड जज हैं, पूर्व जज हम समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के ही इशारे से सब कुछ हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। जब तक निष्पक्ष कमेटी नहीं बनेगी हम विरोध करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट का अध्ययन किए बिना यदि आप उसका विरोध कर देते हैं सर, तो इससे तो चर्चा के सारे जो रास्ते हैं वो ही बंद हो जाते हैं। नहीं, अध्ययन हम कर रहे हैं ना, हमारे जो वरिष्ठ नेता है, वो अध्ययन कर रहे हैं, वो अध्ययन करने के बाद ही आपके पास वो अपनी बात रख रहे हैं। रिपोर्ट आ गई है क्या सर आपके पास? हमारे पास आई होगी तो हमारे नेता आपको जवाब देंगे उस प्लेटफॉर्म पे। नहीं, लेकिन चर्चा जब तक नहीं होगी और इस पे हम बात नहीं कर सकते, चर्चा करिए, उसके बाद हम अपनी सहमति बताएंगे, लेकिन ये चर्चा ही नहीं करवाना चाहते, ये भागते हैं चर्चा कराने से, सदन के अंदर वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शाही जी, देखिए, ये लोग भ्रमित करते हैं देश को और
चर्चा करने की बात छोड़िए, अधीर रंजन जी को जब कहा गया तो कमेटी में उनको जाना चाहिए। दूसरी समस्या क्या है कि जितने लोग हैं उसमें जज लोग, तो सब भाजपा से प्रेरित थे, इन्होंने सब यूज किया। तीसरा, अभी एक सवाल आपने, इनका एक समय था 5 जजों ने बैठकर किसके खिलाफ किया था रतन जी? सरकार के खिलाफ नहीं किया था, ये आप जाकर पढ़िएगा, और रेसू जी के पास तो डेटा है, सरकार का नाम नहीं लिया था। आप लोग भ्रम मत फैलाइए। चौथी चीज, इन्होंने कहा कि महंगाई के बारे में, भाई हमने तो एक दिन अभी पूछ दिया रतन तिवारी जी से 74 में महंगाई दर कितनी थी, तो रतन जी जो है जलेबी बनाने लगे, अब बीच में बोलने लगे हमारे, वो बता नहीं पाए आज तक। 2 दिन हो गया हमारे डिबेट को, लेकिन वो नहीं बता पाए, आज भी नहीं बता पाएंगे ये। तीसरी बात चीज मैं जो कहना चाहता हूँ, आप मणिपुर की बात बार बार करते हैं कि चर्चा नहीं हुई। चर्चा की बात पर मैं कह रहा हूँ रेसू जी की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मणिपुर पर ये लोग अविश्वास प्रस्ताव ले आए, और एक गौरव गोगोई जी को छोड़ दीजिए, तो इनके पूरे विपक्ष में बताइए 5 मिनट भी किसी ने बोला है उस पर? एक नेता का नाम बता दीजिए जो 5 मिनट बोला, क्योंकि गौरव जी अविश्वास ले आए थे तो बोले थे, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो ये लोग वॉकआउट कर गए। तो ये तो चर्चा ये लोग चाहते हैं। उसी हिसाब से ये चर्चा इस पर भी चाहते हैं कि जब कमेटी बन रही है तो एक पदेन उनको रखा गया कि विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन जी रहेंगे। उन्होंने वापस ले लिया नाम, तो भाई कैसी चर्चा? हम आपके घर से खींचने नहीं जाएंगे। आप सरकार में देश के लिए कोई चीज योजना लाई जा रही है, वो खराब है अच्छी है, आप कैसे तय कर लेंगे? अभी विरोध किया इन्होंने चुनाव आयोग के लोगों का, कि चुनाव आयोग पर कैसे इनको रहना चाहिए, उनको रहना चाहिए। आज अधीर रंजन चौधरी जी ने प्रेस को बोला है, रेसू जी जितनी बातें बोली हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसका विरोध करता हूँ, नहीं कहा कि इनके नामों पर 2 लोग चुने गए, उनके नामों पर विरोध नहीं किया उन्होंने। लेकिन हाँ, ये तरीका गलत है, वो गलत है, ऐसे कहा गया वैसे कहा गया, 2 इतने नाम भेजे गए, लेकिन यानी कि निष्पक्ष लोग चुने गए। तो ये सवाल पहले उठा देते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि क्या होगा। और इनके नेता उस कमेटी में थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के साथ अधीर रंजन चौधरी, और उन्होंने ही नाम को बताया, गलत नाम बता गए। खैर, उनको थोड़ा सा जो है दिक्कत है पूरे देश को, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम गलत हैं। तो चर्चा में आप शामिल होंगे तो रिजल्ट अच्छे भी मिलेंगे, जैसा आज चुनाव आयोग 2 चुनाव आयुक्त। बिल्कुल, और पहले से अगर आप लोग कमेटी में शामिल हो जाते हैं तो आज आपको विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। रतन तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।